चलो, अब अगर अपन देखें तो हमने स्टार्ट क्या किया था इसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या था ये, जल्दी से बताना चालू करो। चलो, सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी बताओ। होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसके लिए सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, ऑफर आएगा, ठीक है। ऑफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और किस पर्पस के लिए, उसकी असेंट लेने के लिए, तो इसको अपन क्या बोलते थे, ऑफर। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये पेन मैं आपको बेचूंगी, तो मतलब मैंने क्या करा, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जताई है, विलिंगनेस बताई है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपकी असेंट लेना चाहती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज इसमें अपन ने क्या देखी थी, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता था, जैसे ही ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिलती तो अपन क्या मानते हैं कि अब इनके बीच में प्रॉमिस हो गया, वादा हो चुका है, ठीक है। अब यही वादा जब मिलता है कंसिडरेशन के साथ में, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया था, ठीक है। एग्रीमेंट की अगर अपन बात करें, एग्रीमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, एक तो लीगल वाले होंगे और दूसरे कौन से हो सकते हैं, डोमेस्टिक वाले, ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लीगल वाला, मतलब डोमेस्टिक वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब ये चीज क्लियर है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते हैं, मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन की, तो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में होती है क्या, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, होगी ही होगी, पक्का है। मगर जब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट के केस में क्या होता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर एग्रीमेंट डोमेस्टिक वाला है तो उस केस में चांसेस है कि वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। जैसे अपने घर में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते रहते हैं, मतलब जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि मम्मी ने कुछ वादा कर दिया या पापा ने कुछ वादा कर दिया, तो अगर वो वादा पूरा नहीं करते तो अपन उनको कोर्ट ले जाते हैं क्या, नहीं। मतलब ये चीज क्लियर है कि ये जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कोई इंटेंशन होता ही नहीं लीगल ऑब्लिगेशन लाने का, ठीक है। चलो, फिर हम बढ़े थे ऑफर पे, तो हमने ऑफर के बारे में सबसे पहले समझे थे कि ऑफर के लिए क्या होना जरूरी है। तो एक तो ऑफर देने वाला होना चाहिए और दूसरा एक ऑफर लेने वाला भी होना चाहिए। तो ऑफर देने वाले को अपन क्या बोलते हैं, ऑफरर, और ऑफर लेने वाले को क्या बोलते हैं अपन, ऑफरी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, विलिंगनेस, इच्छा है भी या नहीं। जैसे मैंने पार्टी देने का बोला है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो मेरा होना क्योंकि पार्टी मैं दूंगी, दूसरा तुम्हारा होना क्योंकि तुम पार्टी लोगे। फिर तीसरी चीज, मेरी नियत मैटर करेगी, मेरी नियत है भी कि नहीं पार्टी देने की। अगर नियत ही नहीं है तो फिर तो सारा खेल यही खत्म, मतलब मेरी विलिंगनेस है भी या नहीं। दूसरी चीज, तुम्हारी इच्छा जाननी है, तुम सबको पकड़ के लेके जाऊंगी, चलना है या नहीं चलना है, इच्छा जानना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसेंट होना जरूरी है। और ये ऑफर कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहां तक क्लियर था। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप्स ऑफ ऑफर थे, 5। पहला तुम बताओ, जनरल ऑफर। क्या होता है जनरल ऑफर, तो सबके लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है जनरल ऑफर, कोई भी पर ऑफर खत्म हो गया तो कोई भी एक्सेप्ट तो कर सकता है, मगर एक कंडीशन थी, अंटिल वो विड्रॉ नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ ऑफर, तुम्हारे पीछे ले, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है उसको, जिस स्पेसिफाइड पर्सन को ऑफर दिया था वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। फिर हमने इसमें केस लॉ देखे थे, जनरल ऑफर में कौन सा केस लॉ था, कंपनी, बस ठीक है, इतना भी याद है तो बहुत है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, जिसमें क्या जजमेंट आया था कि कार्लिल जी क्या पैसा क्लेम कर सकती थी स्मोकबॉल कंपनी से, बिल्कुल कर सकती थी, ठीक। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ऑफर में कौन सा केस था, बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस था,
ठीक है। फिर बढ़े थे अपन आगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर कौन सा देखा था हमने? क्रॉस ऑफर। क्रॉस का मतलब जब दो लोग क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के ऑफर के इग्नोरेंस में, ऐसे केस में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है? क्या नहीं, दोनों के ऑफर वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था? काउंटर ऑफर। काउंटर का मतलब जो पार्टी है उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी मगर क्या करा, उसने कुछ कंडीशन लगा दी, मतलब एक्सेप्टेंस है मगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है। तो इस एक्सेप्टेंस को अपन क्या बोलते थे? कैसी एक्सेप्टेंस है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ऐसे केस में ऑफर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट, वहीं के वहीं खत्म। और लास्ट अपन ने कौन सा ऑफर देखा था? स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग का मतलब क्या था? खड़े खड़े ऑफर देना। ऐसा ऑफर जो कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है फॉर एक्सेप्टेंस। इसी के दो नाम और थे, एक था ओपन ऑफर और एक था कंटिन्यूइंग ऑफर। क्लियर है ये? ठीक है। फिर हम आगे बढ़े थे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। कि एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, अगर ऑफर कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे तभी अपन क्या मानते हैं कि क्या है? वैलिड ऑफर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टन हो, डेफिनेट हो, वेग ना हो। वेग का मतलब क्या था? तो ऑफर अस्पष्ट होना चाहिए या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए? अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। फिर अपन ने अगली चीज क्या देखी? ऑफर जो है कम्युनिकेट करना है ऑफरी को। अगर मुझे तुम्हें कोई चीज ऑफर करनी तो मुझे तुम्हें बताना भी पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें बताया ही नहीं तो क्या तुम उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे पाओगे? और अगर कभी दे दी तो फिर इस एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने केस देखा था, किसका था वो? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। क्या हुआ था इस केस में? एक गौरी दत्त जी थी जिनका भतीजा नेफ्यू खो गया था। फिर उसको ढूंढने के लिए किसको भेजा था इन्होंने? अपने सर्वेंट शुक्ला जी को। शुक्ला जी जब तक बच्चे को ढूंढने गए, गौरी दत्त जी ने क्या अनाउंस कर दिया था कि जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको क्या मिलेगा? इनाम। अब जब शुक्ला जी बच्चा लेके आ गए तो शुक्ला जी को तो ये ऑफर पता नहीं था, मगर शुक्ला जी फिर भी पहुंच गए कि लाओ मुझे मेरा इनाम का पैसा दो। तो क्या गौरी दत्त जी को पैसा देने की जरूरत है? क्या नहीं, क्योंकि ऐसा ऑफर जो कि शुक्ला जी को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, क्या वो उस ऑफर पे अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं? क्या नहीं। क्लियर है ये? चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? असेंट का होना, मतलब असेंट लेना जरूरी है। फिर नेक्स्ट चीज क्या बोली? ऑफर कंडीशनल हो सकता है, मतलब उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ी जा सकती हैं। फिर आगे क्या बताया? नॉट कंटेन टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में कोई भी ऐसी कंडीशन ना डाली हो कि जिसको पूरा नहीं करने पे मान लिया जाएगा कि ये एक्सेप्टेंस है। ठीक है, फिर अगली चीज क्या बोली? ऑफर या तो जनरल हो सकता है या फिर स्पेशल हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर वो इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या था? जताना, मगर एग्जाम में क्या लिखेंगे अपन? ऐसा ऑफर एक्सप्रेस कब मानते हैं अपन? जब वो वर्ड्स में हो। अब ये वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? या तो ओरल हो सकते हैं या फिर रिटर्न भी हो सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया ऑफर बताने का। दूसरा और क्या तरीका होता है? इशारों का होता है, मतलब या तो इंसान बोल के बता देगा या फिर इशारों इशारों में समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ऑफर जो कि पार्टीज के एक्शन से या फिर उनके कंडक्ट से समझ में आ रहा है कि दिया गया है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं? इम्प्लाइड ऑफर। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ा जाए अब आगे। अब आगे अपन को जो स्टार्ट करना है वो क्या है? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो ऑफर है वो इन चीजों से अलग है। मतलब अब जो हम चार चीज पढ़ने वाले हैं ये देखने में तो हमें ऑफर के जैसे ही लगेंगे मगर ये ऑफर नहीं होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है? कभी वर्ड सुना इंटेंशन? कई बार होता है अपन किसी को कुछ नुकसान पहुंचा देते फिर अपन बोलते हैं अरे मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मतलब मेरा इरादा ऐसा नहीं था, ये तो गलती से हो गया। ठीक है, तो इंटेंशन का मतलब समझ में आता है। अब अपन चलो ऐसा मान लेते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम था चंपकलाल। ठीक है, इस चंपकलाल का एक बेटा था जिसका नाम था जेठालाल। ठीक, तो चंपकलाल जी ने एक दिन बैठे बैठे जेठा से बोला, ए जेठिया मेरा ना ऐसा मन हो रहा है कि गांव की जमीन में तेरे नाम कर दूं। ठीक, चल अब मुझे तुम ये बताओ क्या जेठालाल केस कर सकता है क्या अपने पिताजी पे? अभी
कि आपने वो ऑफर दिया था उसका क्या हुआ? आप तो अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे थे। तो चंपक चाचा क्या कहेंगे यहाँ पे, ए जेठिया बबूचक, मैंने तेरे को कोई ऑफर नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ अपनी इच्छा बताई थी कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपनी गांव की जमीन तुझे दे दूं, मैंने कोई ऑफर नहीं दिया था। तो मतलब अगर कोई बंदा सिर्फ अपना इंटेंशन बता रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है, तो उसको अपन ऑफर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल क्या बताया कि अगर मान लो कोई फादर है जिसने क्या लिखा, उसने ऐसा लिख दिया कि उसकी इच्छा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे कर दे, तो इसको हम कोई ऑफर नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, कि उन्होंने सिर्फ अपना एक इंटेंशन लिख दिया है स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसको ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, आंसर टू अ क्वेश्चन। आंसर टू अ क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलो अब इसको समझते अपन एक कहानी से। ये कहानी किसकी है, हार्वे वर्सेस फेसी की। मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, केस लॉ। जो नए हैं एक बार वापस से देख लो, केस लॉ क्या होते हैं, जब दो पार्टी के बीच में कोई मैटर होता है और वो मैटर पे कोई जजमेंट पास हो चुका है, तो हमको वो पढ़ाया जाता है ताकि कभी इससे सिमिलर सिचुएशन दिखे तो वहां पे आप ये केस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से लिखा गया इसको, बीच में लिखा इन्होंने वर्सेस। वर्सेस मतलब यहाँ पे दो जनों के बीच की बात बताई जा रही, तो ये किसके बीच की बात है, हार्वे और फेसी के बीच की। जो केस करता है उसका नाम क्या बोलते हैं अपन, प्लेंटिव। जैसे ऑफर देने वाला होता है ऑफरर, तो वैसे ही केस करने वाला क्या होता है, प्लेंटिव। और जिस पे केस करा है वो खुद का बचाव करता है, खुद को डिफेंड करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। ये चीज समझ में आ गई। तो केस में दो पार्टीज होती है, एक होता है प्लेंटिव जो केस करता है, और एक होता है डिफेंडेंट जो कि क्या करता है, अपना बचाव करता है। ठीक है, अब ये कहानी में क्या हुआ था अपन समझते हैं। ये कहानी एक प्राचीन टाइम की है, जैसा कि देख सकते हो 1893 का केस है। अब जो प्लेंटिव था, प्लेंटिव मतलब जिसने केस किया होगा, उसने क्या करा था, एक टेलीग्राम भेज के दो क्वेश्चन पूछे थे। क्या यहाँ पे ये अभी वाले टेलीग्राम की बात कर रहे हैं क्या 1893 में टेलीग्राम वाली ऐप थी क्या, नहीं। तो ये बात है उस जमाने की जब वो एक छोटा सा ऐसा टेलीग्राम चला करता था। तो अब इधर ये भाई ने क्या करा था, टेलीग्राम में दो सवाल लिख के भेजे थे। किसको भेजे होंगे, डिफेंडेंट को। ठीक है, अब ये दो सवाल क्या थे, तो सबसे पहला सवाल क्या था, विल यू सेल बम्पर हॉल पेन। मतलब पहला सवाल क्या पूछा, क्या तुम मुझे ये बम्पर हॉल पेन बेचोगे क्या। और दूसरा सवाल क्या था, इसकी लोएस्ट कैश प्राइस क्या है, मतलब तुम कितने कम से कम भाव पे इसको बेचने को बेचोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इसने क्या करा था, टेलीग्राम भेजा था, और टेलीग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहता था, मेरे सवालों का जवाब दो ना, है ना। तो ऐसा इसने बोला था टेलीग्राम भेज के। अब पहला सवाल क्या पूछा था, क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे, और दूसरा सवाल क्या था कि इसकी लोएस्ट कैश प्राइस क्या है, कि कम से कम कितना इसकी कॉस्ट रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ था समझना, ये जो डिफेंडेंट था इसने क्या रिप्लाई किया था, सेकेंड क्वेश्चन। मतलब मान लेते अपन अभी कि अगर ये इंडिया का केस होता, तो अगर तुमने मुझसे दो सवाल पूछे थे कि क्या मैं ये पेन बेचूंगी, और दूसरा इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस कितनी है, तो तुमने दो सवाल पूछे, मैंने सिर्फ एक आंसर करा, 10 रुपए। मतलब मैंने तुम्हें अभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि लोएस्ट कैश प्राइस कितनी मेरे यहाँ, 10 रुपए की। अब तुमने इतना सुना और तुम आराम से बैठे थे कि चलो मैम ऑर्डर भेजेंगी, पेन आने वाला है, मगर पेन आया ही नहीं। और अब तुम आ गए मेरे ऊपर केस करने कि हमने मैडम को इस तरह से टेलीग्राम भेजा था, मैडम ने जवाब भी दिया था बाकायदा कि 10 रुपए का पेन है, और हमारे पास तो माल ही नहीं आया। तो अब ऐसे केस में मैं तुम्हें क्या कहूंगी कि मैंने तुम्हें इसका जवाब कहाँ दिया था, मैंने तो सिर्फ इतना बताया था 10 रुपए लोएस्ट कैश प्राइस है। तुमने क्या पूछा था कि क्या आप मुझे पेन बेचोगे, और आपके यहाँ लोएस्ट कैश प्राइस क्या है, मैंने बोला मेरे यहाँ लोएस्ट कैश प्राइस 10 रुपए है। मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं बेच रही हूँ।
समझ में आ रही क्या चीज हुई? तो लॉ एकदम क्या करता है, एक एक लाइन को पकड़ता है। तो इस भाई को क्या फायदा मिल गया, इसने सीधे बोल दिया कि मैंने तो सिर्फ दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करा था, मैंने पहले क्वेश्चन का तो कुछ आंसर करा ही नहीं। तो सिर्फ मेरे क्वेश्चन के आंसर कर देने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ऑफर दे दिया कि लो मेरे पेन खरीद लो। ये चीज समझ में आ गई? मतलब सिर्फ सवाल का जवाब देना ऑफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं अपने घर में बैठी थी, अचानक से पाटीदार जी बाहर से निकले और बोले मैडम घर तो बहुत बढ़िया है, कितने का है? मतलब होगी यार 1 करोड़ की कीमत। अगले दिन ही आ गया कि लाओ भाई दे दो। अब मैं इसको घर दे दूंगी क्या? अब ये मेरे माथे आएगा कि कल ही तो आपने बोला था 1 करोड़ का है। तो भाई मैंने तो सिर्फ सवाल का जवाब दिया था, सिर्फ सवाल का जवाब दे देना कोई ऑफर नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर टू अ क्वेश्चन को हम ऑफर नहीं मानते हैं। क्लियर हुआ ये? इसका एक केस ही ठीक है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस अगर किसी के पास में मॉड्यूल हो तो वहां पे शायद सिर्फ इसकी हेडिंग होगी, कोई के पास भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कर लो भरोसा मुझ पे। अब अगर वहां देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का मतलब समझना, अगर तुम कभी किसी मॉल में गए हो, है ना, बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश हो, वहां जाके तुमने क्या देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं और वहां पे लिखा रहता है क्या, कि जैसे मान लो ये बिस्किट 20 रुपए का है। ठीक है, कोई भी फल सब्जी उसके आगे उसके टैग लगे हुए हैं। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सामान लेके जाते बिल कराने, फिर वो बोलते हैं कि सॉरी सर ये नहीं मिल पाएगा। या फिर तुमने बाहर एक बैनर देखा था कि आज के दिन सारे बिस्किट 20-20 रुपए में मिल रहे हैं, और अंदर जब गए तो उन्होंने बोला नहीं सर अभी तो नहीं है। होता है ऐसा बहुत बार। अब क्या अपन उससे लड़ सकते हैं क्या, कि आपने तो लिखा था यहाँ पे 20 रुपए का है और अब आप देने से मना कर रहे हो? तो सीधे क्या बोलेगा, हमने तो सिर्फ लिखा है ना कि 20 रुपए का, हमने ये थोड़ी बोला कि हम बेच रहे हैं। बोल सकता है ऐसा? जैसे वहां पे ये जो सिर्फ स्टेटमेंट लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस कोट करना होता है, ये कोई ऑफर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे इस तरह से स्टेटमेंट लगे जिसमें प्राइस लिखी गई है तो इसको अपन ऑफर नहीं मान सकते हैं। तो ऐसा एक केस हुआ था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड का। अब तुम्हारे कोर्स में केस है नहीं, इसलिए इसका नाम याद नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक, तो केस में बेसिकली हुआ बस इतना था कि एक कस्टमर था जो कि एक दुकान पे गया था, वहां पे डिस्प्ले में प्राइस लिखी हुई थी, मगर जब वो काउंटर पे गया तो उसको वो सामान देने से मना कर दिया। तो भाई लड़ने लगा और बोला उसने यही कि आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ था इतने रुपए का और अब आप देने से मना कर रहे हो। तो दुकानदार ने यही कह दिया था कि हमने सिर्फ भाव लिखा है, हमने ये नहीं कहा था कि हम आपको बेच रहे हैं। क्लियर हुआ? मतलब सिर्फ एक प्राइस का स्टेटमेंट को अपन ऑफर नहीं मान सकते। तो अभी तक 3 चीजें हमने देखी जो कि लग तो ऑफर के जैसी ही रही थी मगर वो ऑफर था नहीं। क्या क्या देखा? सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, जिसमें सिर्फ क्या करा आपने, अपना इंटेंशन बताया, उसको अपन ऑफर नहीं मानते। दूसरी चीज आंसर टू अ क्वेश्चन, किसका केस था इसमें, हार्वे वर्सेस फेसी का। मतलब अगर कोई सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऑफर दे रहा है। और तीसरा क्या देखा अपन ने अभी, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस का मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है जो सिर्फ प्राइस कोट कर रहा है प्रोडक्ट की तो उसको अपन ऑफर नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया सबको? अब अगला जो टॉपिक है अपने पास में वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। चलो पहले तो मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ, इनविटेशन का मतलब क्या होता होगा? हाँ, आमंत्रण, बिल्कुल, न्योता भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताना, पहले क्या आता होगा? न्योते से अपन को सबसे पहले वही शादी वाले न्योते याद आते हैं। पहले अपने पास में शादी का कार्ड आता है किसी का, या अपन पहले खाना खा के आ जाते बाद में कार्ड आता है? पहले तो कार्ड आता है, इतना तो बेसिक सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन का मतलब क्या होता है, न्योता। हम यहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं कि आओ सब और अपने अपने ऑफर दो। मतलब अभी किसी ने ऑफर दिया है क्या? अभी तो हमने लोगों को बुलाया है कि आप आइए और अपने अपने ऑफर दीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, फाइनल जो होगा वो अपना ऑफर देगा। ये चीज समझ में आ रही है? पर ऐसा कहाँ होता होगा कि कोई किसी को बुला रहा है कि आओ सब आओ अपने अपने ऑफर लेके? नीलामी सुनी कभी?
चलो वेलकम मूवी देखिए, देखी होगी, नहीं देखी तो आज का होमवर्क है कि घर जाके सबको वेलकम मूवी देखनी है, कल मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगी। चलो वेलकम अगर देखी हो तो उसमें एक बेहतरीन मास्टरपीस था, मजनू भाई की पेंटिंग, याद आ रही है किसी को? है ना, कैसे एक वो घोड़े ने गधे ने घोड़े का वजन उठा रखा था, कितनी शिक्षाप्रद वो पेंटिंग थी उसकी। अब वो जो पेंटिंग थी उसकी नीलामी चल रही थी और वहां पे बैठे हुए थे अलग अलग लोग, और वो अलग अलग लोग क्या कर रहे थे? बोलियां लगा रहे थे। क्या वहां पे कोई ऑफर दे रहा था क्या? नहीं, वहां तो मैंने क्या करा था, लोगों को इनवाइट किया था। चलो मान लेते अपन, ये अपन ने बनाई क्या था, एक पेंटिंग, ठीक है। अब जितनी पेंटिंग अभी इस वाले पेन पे मेरा हाथ जमा हुआ है उसके हिसाब से मैं सिर्फ ये बना सकती हूँ यहाँ पे, वो भी बहुत गंदा बन रहा है। चलो अब ये एक बेहतरीन सा मैंने अपना मास्टरपीस बनाया और ये पेंटिंग हमने यहाँ पे रखी है बेचने के लिए, ठीक। अब इसके लिए मैंने तुम सबको इनवाइट किया था कि आज सब लोग आना, और ये मेरी पेंटिंग है जो कि एक बेहतरीन मास्टरपीस है और तुम लोगों को आके इसके लिए बोली लगानी है। अभी मैंने क्या करा है, तुम सबको इनवाइट करा है कि सब अपने अपने ऑफर लेके आ जाना कि कौन कितना कितना इसके लिए देने को रेडी है। चलो लगाओ बोली। 150 रुपया देगा, है ना? 50 भी कट ही जाएगा ना इतनी गंदी पेंटिंग का। चलो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे तुम लोगों को बुला लिया। अब मान लेना जब तुम यहाँ आ गए और अचानक से मैंने बोल दिया कि ये जो ऑक्शन था ना आज कैंसिल हो गया, ठीक है, मेरा कुछ और काम था इसलिए अब आज ये तो तुमको नहीं मिलने वाला है। अब ये अचानक से मेरे माथे आ गया कि ये तो गलत बात है। मैं कितनी उम्मीद लेके आया था पेंटिंग खरीदने के लिए, मैंने कितने ख्वाब सजाए थे कि मेरे घर में मैं इतनी सुंदर सी पेंटिंग लगाऊंगा, और अब आपने मना कर दिया, है ना? मेरा दिल टूट गया है। तो अब क्या ये मुझसे इस तरह से लड़ सकता है क्या? मैंने तो बुलाया था और अब मैं पलट गई, गलत तो किया मैंने। अब एक चीज सुनना, मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को इनवाइट किया था कि तुमको आके अपने अपने ऑफर देने हैं। अभी मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया था, मतलब अभी तो क्या था, सिर्फ इनवाइट किया गया था, अभी कोई ऑफर तो दिया ही नहीं गया। अगर ऐसा फाइनल हो जाता कि हाँ मुझे इसी को पेंटिंग बेचनी है और फिर मैंने देने से मना किया तो वो बात गलत होती। अभी ऐसे तुम में से कोई भी मेरे माथे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। अब ऐसी ही सेम कहानी हुई थी किसके साथ में, हैरिस वर्सेस निकलसन के केस में। अब यहाँ क्या चल रहा था, ऑफिस के फर्नीचर का ऑक्शन चल रहा था। मतलब एक दिन मैं यहाँ पे अचानक से आई और मैंने क्या सोचा, चलो बढ़िया है, सार्थक सर नीचे बैठे हैं, मैं फटाफट यहाँ से टेबल बेंचेस सब कुछ बेचना चालू कर देती हूँ। मुझे लगा चलो बच्चे भी बैठे हैं, घर जाके पढ़ते तो होंगे। मैंने यहाँ नीलामी चालू कर दी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मुझे अचानक से ग्रुप पे मैसेज आया कि सार्थक सर ऊपर आ रहे हैं, अब मेरे को डर लगा कि यार मैं तो क्या कर रही थी यहाँ पे, ये सब बेच रही थी ऑफिस का फर्नीचर और सार्थक सर तो ऊपर आ रहे हैं। अब मुझे अचानक से लगा कि अब वक्त आ गया है कि आपसे अलविदा लिया जाए, तो मैंने फटाफट ऑक्शन वहीं के वहीं कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब ऑफिस के फर्नीचर का ऑक्शन चल रहा था जो कि कैंसिल हुआ। अब तुम्ही में से किसी एक ने क्या कर दिया, मेरे ऊपर केस कर दिया कि मैडम तो वादा करके पलट गई, टिपिकल लड़की निकली है तो, है ना। इन्होंने वादा किया था यहाँ पे बेचेंगे ऑफिस का फर्नीचर और अब ये तो खुद ही निकल ली यहाँ से। तो अब इधर क्या बोला गया कि निकलसन ने ये जो सूट फाइल किया था, तो ये सूट का कोई मतलब था ही नहीं। सूट समझ में आ रहा है क्या किसी को? हाँ, लॉ सूट है, मतलब इतना समझ दो, यहाँ पे वो सूट पैंट वाली बात नहीं हो रही है ना कि वो कोट पैंट फाइल कर दिए थे किसी ने। अब देखो जो केसेस होते हैं ना तो उसका भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं कभी बोलूं सूट फाइल करा है तो मैं वो नहीं बोल रहा सलवार सूट फाइल करके आ गया अपन कहीं पे। सूट का मतलब होता है केस, ठीक है, किसी पे केस फाइल करा है। अगर मैं कभी एक वर्ड यूज करूं सू कर मेरे मन को, ये वो सू कर नहीं है। ये सू का मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर केस करना। जैसे सुनते हो कई बार लोग गुस्से में कैसा बोलते हैं, आई विल सू यू, तो उसका मतलब क्या हुआ, केस कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स रहती है जो कि अलग अलग जगह यूज की जाती है। तो अब इधर क्या हुआ था, इन्होंने ऐसा साफ साफ बता दिया कि ये जो हैरिस, मतलब इन जो ऑक्शन वाले लोगों में से बैठे हुए लोग थे, इनमें से ये सूट फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। मतलब मैंने जब तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया तो ये तो सिर्फ एक न्योता था। मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था क्या कि मैं तो ये तुम्हें ही बेचने वाली हूँ?
नहीं। मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे कोई बात आएगी क्या केस करने की? नहीं। ठीक है, तो इधर क्या बोला गया था कि ये सिर्फ क्या था, एडवर्टाइजमेंट था सेल के लिए, ये कोई पुट फॉर सेल नहीं था। मतलब अभी सिर्फ इनविटेशन दिया गया था, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था कि ये चीज इसी को बेचने वाले हैं। क्लियर हुआ ये? चलो, तो यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या बोल रहे हैं, ये पर्सन मेकिंग इनविटेशन इनवाइट्स अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। जो भी इनविटेशन दे रहा है, जैसे मैं इनविटेशन दे रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे लोगों को इनवाइट कर रही हूँ कि तुम सब आओ और अपने अपने ऑफर दे देना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। पर देखा जाए तो ऐसे ही काफी कुछ ऑफर से ही मिलता जुलता है, पर थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस आते हैं। जैसे सबसे पहली चीज अगर अपन देखें तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, जो ऑफर होता है यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑफर की डेफिनेशन है बस। ठीक है, ऑफर की डेफिनेशन क्या थी, जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस जताता है कि वो कुछ करना चाहता है या फिर कुछ नहीं करना चाहता है, और उसके लिए उसको क्या लेना था, सामने वाले की असेंट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफर। मगर जब मैं बात कर रही हूँ इनविटेशन टू ऑफर की, तो यहाँ पे मैंने कोई इच्छा जताई क्या कि मैं किसी एक को ही बेचने वाली हूँ ये चीज, मैंने तो सबको बोल दिया कि आ जाओ सब लोग, जिसको अपने अपने ऑफर देने आके दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं की गई, बस यहाँ पे क्या करा है आपने, टर्म्स रख दी है नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन मतलब मोल भाव करना। ऑक्शन में क्या होता है, एक जना बोली लगाता है, फिर दूसरा कोई उससे ज्यादा लगाता है ना। जैसे वो मेरा मास्टरपीस देख के इसने 150 रुपए बोला, इसने बोला नहीं ये पेंटिंग तो मैं ही घर लेके जाऊंगी, मैं इसके 200 रुपए देने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके तुम्हारे बीच में बोलियां चल रही थी। मतलब ये जो ऑक्शन में चलता है, या फिर अपन बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर में, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिर्फ टर्म्स रख देते हैं नेगोशिएशन करने के लिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ मोल भाव चलता रहता है। ठीक है, फिर अगला डिफरेंस देखे तो अगली बात यहाँ पे किस चीज की करी इन्होंने, इंटेंशन की। तो ऑफर में इंटेंशन क्या बोल रहे हैं ये, टू बी बाउंड बाय एज सून एज द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स। अब ऑफर के केस में क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये पेन मैं तुम्हें बेचूंगी, तुमने बोला ठीक है हम खरीद लेंगे, क्या अब हम एक बंधन में बन गए कि मुझे तुम्हें पेन देना पड़ेगा और तुम्हें इसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। मतलब हमारा इंटेंशन ही क्या था यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे ऑफर दे रही हूं और इस ऑफर पे एक्सेप्टेंस आ गई, तो मतलब क्या हो जाएगा, अभी हम दोनों बाउंड हो जाएंगे कि अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटेंशन ही क्या था, बंधन में बंधने का, कि अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी तो फिर हम दोनों अपने अपने वादे पूरे कर देंगे। ठीक है, मगर इनविटेशन टू ऑफर में इंटेंशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मोल भाव करने का। मतलब आप सिर्फ टर्म्स पे नेगोशिएशन कर रहे हो, अभी आपने कोई भी फाइनलाइज नहीं किया कुछ। ठीक है, फिर अगली चीज देखें तो ऑफर अल्टीमेटली आगे जाके किस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में। मगर पहले तुम ये बताओ, इनविटेशन टू ऑफर को तो अभी पहले क्या बनना पड़ेगा, ऑफर, उसके बाद कहीं जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब ये कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और ये कैपेबल होता है किसके लिए, ऑफर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, चलो अब हमने एक बेसिक सी चीज समझी थी कि पहले क्या आएगा, अंडा या मुर्गी, तो वो तो पता नहीं क्या आएगा पहले, पर हाँ इतना पता है कि पहले न्योता आता है कि पहले खाने जाते हैं, पहले न्योता आता है। मतलब ऑफर पहले आएगा या इनविटेशन टू ऑफर पहले आएगा, इनविटेशन टू ऑफर हमेशा पहले आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, इनविटेशन टू ऑफर ऑलवेज क्या होता है, एक्ट प्रिसीडेंट टू ऑफर। प्रिसीडेंट मतलब पहले, मतलब इनविटेशन टू ऑफर हमेशा ये एक्ट कैसा है, जो ऑफर के पहले ही आएगा। और जब मैं बात करूं ऑफर की, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट बी एन एक्ट प्रिसीडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। मगर एक ऑफर कभी भी इन्विटेशन टू ऑफर के पहले नहीं आ सकता। मतलब उसी बात को उल्टा करके बोला है। तो पहले क्या आएगा, इन्विटेशन टू ऑफर, और बाद में क्या आएगा, ऑफर। क्या इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर के पहले आ सकता है क्या, कभी आता ही है। क्या ऑफर कभी इनविटेशन टू ऑफर के पहले आ सकता है क्या, कभी भी नहीं। हमेशा पहले इनविटेशन आएगा, बाद में ऑफर आएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये थे डिफरेंस किसके बीच में, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में। तो इतना पढ़ने के बाद में हम सबको क्या सीख मिलती है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस,
आंसर टू अ क्वेश्चन और इनविटेशन टू ऑफर, चारों ही चीजें ऑफर से बिल्कुल अलग हैं, इनको हम ऑफर नहीं मान सकते। क्लियर हुआ ये सभी को? कोई डाउट है क्या? तो इसके साथ में अपना जो ऑफर वाला पोर्शन है वो तो पूरा खत्म होता है। ठीक है, तो ऑफर में हमने क्या क्या चीजें देख ली थी? एक तो सबसे पहले क्या एसेंशियल होते हैं ऑफर के लिए, फिर वैलिड ऑफर के लिए क्या एसेंशियल होता है वो भी देख लिया, ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं हमने वो भी देख लिए। तो ऑफर वाला पोर्शन पूरा खत्म हुआ। अब अपनी कहानी याद करो। कहानी मतलब वही जो पाटीदार जी की कहानी चल रही थी जिसके चक्कर में पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। क्या हुआ था अंकुश जी का? सबसे पहले ये ऑफर लेके गए थे अपना वही श्रद्धा कपूर के पास में। फिर पिक्चर में अगली चीज क्या आई थी दिक्कत? अगर वो लड़की वही मना कर देती तो कहानी यही खत्म हो जाती, मगर वो लड़की ने भी अपना जीवन बर्बाद करा। उस लड़की ने पाटीदार जी को हाँ बोल दिया था जिसके चक्कर में कहानी आगे बढ़ी। मतलब अगली चीज क्या है समझने की यहाँ पे? एक्सेप्टेंस। तो अब अपन समझते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। चलो, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक्सेप्टेंस में क्या देखा था कि लड़की ने हाँ करा था और लड़की हाँ करते से क्या मांगेगी अभी? कस्में और वादे, है ना? मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे। हर जगह इसका प्रूफ है कि लड़की हमेशा क्या मांगती है? वादे मांगेगी। तो अब प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो अब ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुका है? वादा। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहाँ पे देके रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज भी है कि सब सेक्शन भी है? आपको समझ में आता है ये सेक्शन सब सेक्शन? सुना है कभी ऐसा कुछ? जो भी एक्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं? सेक्शंस। इन सेक्शन के अंदर आते हैं सब सेक्शंस, फिर सब सेक्शन के अंदर आते हैं क्लॉजेस। ठीक है, मगर सेक्शन 2 जो होता है वो मेनली डील करता है डेफिनेशन से। तो यहाँ पे सब सेक्शन की जगह अपन सीधे इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। ठीक है, तो इस सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दे रखी है। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें एक रिश्ता समझना है। किसके बीच का रिश्ता है ये? ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच का रिश्ता। तो अब ये जो रिश्ता था ये बताने के लिए एक महापुरुष आए थे जिनका नाम था सर विलियम एंसन। तो ये सर विलियम एंसन जी थे जिन्होंने क्या करा? अपने को रिश्ता बता के गए थे ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में। अब ये जो महाशय थे शायद थोड़े से शायराना स्वभाव के रहे होंगे, तो इन्होंने ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच का रिश्ता है तो इसकी तुलना इन्होंने किससे करी थी वो अपन समझते हैं। तो यहाँ पे इनका ऐसा कहना था कि ये जो ऑफर होता है ना इसको तुम समझ लेना कि ये क्या है? बारूद। ठीक है, और जो एक्सेप्टेंस है वो क्या है? एक जलती हुई माचिस। ठीक है, कितने उच्च विचार चल रहे हैं महाशय के। इन्होंने क्या बताया कि एक्सेप्टेंस क्या है? जलती हुई माचिस, और जो ऑफर है वो क्या है? गन पाउडर, मतलब बारूद जैसा है। ठीक है, अब तुम तो मुझे ये बताओ अगर एक जलती हुई माचिस लेके मैंने गन पाउडर पे डाल दी क्या होगा? हंगामा हो गया, ऐसे ही कुछ होगा, धमाका हो जाएगा। अच्छा, अब एक बार मैंने जलती हुई माचिस उसके ऊपर डाल दी, उसके बाद मैं अगर ऐसा सोचूं कि नहीं यार ये माचिस नहीं डालनी थी, चलो उसको उठा ले, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी क्या? मैंने जहां जलती हुई माचिस डाली पूरा गेम स्वाहा होना है वहां पे। अब क्या उस बात को पलटा जा सकता है क्या? नहीं। सेम टू सेम होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ में। अगर एक बार एक्सेप्टेंस आ गई तो फिर उसके बाद में ऑफर को वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब समझना, एक बार अंकुश ने लड़की से हाथ मांग लिया, लड़की ने उस समय हाँ कर दिया, तो अब अंकुश भाई फंस चुके हैं। अब ये अपनी बातों से पलट नहीं सकते क्योंकि इनके ऑफर पे क्या मिल चुकी है? एक्सेप्टेंस। अगर इसको पलटना था तो कब तक का वक्त था? जब तक छोरी ने हाँ नहीं बोली तब तक तो पूरा टाइम था कि यहाँ वहां कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। मगर अब जब उसने हाँ कह दी है तुम्हारे ऑफर पे तो अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। तो फिर अब जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसी कहानी इन्होंने इधर बताई है कि अब समझो इसको क्या बोल रहे हैं ये। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब बोलना क्या चाहते हैं? ऑफर पे एक्सेप्टेंस ठीक कैसी है? जैसे कि बारूद पे आपने क्या डाल दी है? जलती हुई माचिस। अब इसको उन्होंने कैसे समझाया कि ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर को कभी भी विड्रॉ करना हो, विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? वापस लेना।
अगर ऑफर वापस लेना है तो कब तक ले सकते हो? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर क्या होगा? ये बन जाएगा किस में? प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ऑफर क्या करता है? कैन नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सिर्फ इसके ऑफर दे देने से क्या रिलेशनशिप बन गई थी क्या? वो कब बनी? जब लड़की ने हाँ कही। मतलब सिर्फ ऑफर देने से कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं बनने वाली, मगर लड़की ने एक्सेप्टेंस दी तो तुरंत क्या हो गया? वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो क्या समझा अपन ने? ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों किसके जैसे हैं? गन पाउडर और लाइटेड मैच की तरह। अगर एक बार ये लाइटेड मैच गन पाउडर पे पड़ी तो क्या कुछ बदला जा सकता है क्या? नहीं। वैसे ही अगर एक बार एक्सेप्टेंस आ गई तो फिर क्या पलटा जा सकता है क्या? नहीं। मतलब ऑफर को कभी वापस लेना है तो कब तक ले सकते हैं? जब तक सामने वाले ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। मगर एक बार एक्सेप्टेंस आ गई तो फिर ये ऑफर किस में बदल जाएगा? प्रॉमिस में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अब जैसे हम ऑफर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ऑफर वैलिड ऑफर है या नहीं, उसके लिए कुछ एसेंशियल चीजें थी। मतलब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता था जब हम ऑफर के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे ही जब हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं? अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तुम तो मुझे ये बताओ एक्सेप्टेंस क्या होता है? हामी देना, अपनी सहमति देना। कौन दे सकता है ये सहमति? ऑब्वियस सी बात है, जिसको ऑफर दिया वही क्या करेगा? अपनी सहमति देगा। ठीक है, मगर ये ऑफर अगर ऐसा था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए था तो फिर तो कोई भी दे सकता है। तो ऐसा तो अपन कहीं पढ़ के आए थे शायद, जब हमने टाइप्स ऑफ ऑफर देखे थे। एक था जनरल ऑफर जो कि किसके लिए था? पब्लिक एट लार्ज के लिए, और उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता था? एनीवन कैन एक्सेप्ट। मगर जब हमने देखा था स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, वो किसके लिए था? किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए था, और उसको एक्सेप्ट भी कौन कर सकता था? सिर्फ वो स्पेसिफाइड पर्सन ही। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? एक्सेप्टेंस जो है तो गिवन बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? सिर्फ वो दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया था। अगर स्पेसिफिक है तो फिर वो स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्टेंस देगा। अगर जनरल ऑफर है तो उस केस में कोई भी पर्सन क्या करेगा? उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। ठीक है, ये केस लॉ सुने सुने लग रहे हैं? बोल्टन वर्सेस जोन्स और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, चलो अगला क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब क्या बताना चाह रहे हैं? जो भी एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब 10वीं पास हो। अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे ये तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? अब समझना, एक वर्ड होता है क्वालिफिकेशन। ठीक, इस क्वालिफिकेशन को दूसरी तरह से अपन समझ सकते हैं, कोई कंडीशंस हो। क्वालिफाइड मतलब जिसमें कंडीशन लगी थी, अनक्वालिफाइड मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? एक्सेप्टेंस जो हो कैसी हो? एकदम एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी हो। मतलब वो कैसी हो? अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वैलिड एक्सेप्टेंस हम किसको मानेंगे? जो कि एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड और साथ में एक्सप्रेस की गई हो यूजुअल या फिर प्रिस्क्राइब मैनर में। ठीक है, मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें केस हुए थे, तो एक अपन को यहाँ पे देखे रखा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल वाला केस, जिसमें इन्होंने क्या बताया समझना। एक आदमी था जिसने क्या दिया था? अपना घर दे रहा था 1 लाख रुपए में बी को। बी ने बोला कि मैं खरीदूंगा तो सही, मगर मैं कितने दूंगा? 80,000। और ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने कभी सुना था कि किसी ने ऑफर दिया था कि घर खरीदोगे 2 लाख में, फिर सामने वाले ने बोला था हाँ मैं खरीदूंगा मगर 1 लाख में। काउंटर ऑफर देखा था, और काउंटर ऑफर का ही दूसरा नाम क्या था? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। देख रहे हो दया, सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब, है ना? तो ये भी उससे ही मिल गया। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोली थी अनक्वालिफाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस,
और इधर ही मैंने एक वर्ड यूज करा था कि क्या है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस दो तो कैसी हो, एकदम एब्सोल्यूट, कोई कंडीशन जोड़ के मत दो, तो उसको अपन क्या मानते हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस। अब इस केस में क्या हो गया, ये कैसी थी एक्सेप्टेंस, क्या ये एब्सोल्यूट थी, क्या ये अनक्वालिफाइड थी, ये क्वालिफाइड थी। लॉ की आदत हमेशा उल्टा बोलने की होती है, वो सीधे सीधे कभी बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो इनकी एक्सेप्टेंस थी कैसी थी, क्वालिफाइड थी। तो अब इन्होंने लिखा कैसा है, एक्सेप्टेंस नॉट अनक्वालिफाइड, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड है, इन्होंने क्या बोला, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ऑफर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजेक्ट। इसी का एग्जाम्पल और लिया था अपन ने अंकुश जी के ऊपर, कि जब लड़की के पास गए थे, लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दिया था और क्या कंडीशन जोड़ दी थी कि अपना घर परिवार छोड़ देना। तो भाई ने सबसे पहले क्या करा था, जा बहन घर जा, यही बोला था उसने, मतलब इसने तो अपना ऑफर ही खत्म कर दिया कि अगर सामने वाले ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर तो हम ऐसे केस में अपना ऑफर ही वापस ले लेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये ऑफर रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मगर फिर भी ये इसके ऊपर रहेगा, अगर इसकी इच्छा ही है घर परिवार छोड़ने की तो फिर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ऐसी नालायक औलाद का अपन करेंगे भी क्या, है ना। चलो, तो मतलब ऑफर रिजेक्ट हो सकता है, मगर ये क्या बोल रहे हैं, फिर भी ये उस पार्टी के ऊपर होता है कि वो क्या करे, उसको या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले। क्लियर हुआ ये, मतलब पर उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि उसको ये बात माननी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया, क्योंकि अपन इतनी देर से क्या समझ रहे थे कि अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी तो बंधन में बन जाते हैं। तो अब ऐसे अगर लड़की ने हाँ बोलती कि चलो मैं तो शादी करने को रेडी हूं पर घर छोड़ देना, तो अब क्या ये ऐसा सोचेगा क्या कि यार वो विलियम एंसन जी याद आ रहे मेरे को, तो है ना, वही जलती हुई माचिस लग गई है कि लड़की ने हाँ तो कर दी और ये गंदा फंसा दिया मुझे। तो ये गंदा फंसा नहीं है, क्योंकि लड़की ने हाँ तो करी मगर उसमें क्या करी, अपनी कंडीशन जोड़ दी। और अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस है तो उसको अपन वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मेनली देख क्या रहे हैं कि कौन सी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। तो अगर कंडीशन के साथ आई है तो फिर तो वो एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है, तो फिर आप किसी बंधन में भी नहीं बन गए, ठीक है, बच गए। चलो यहां तक क्लियर हुआ। वैसे ही एक सिमिलर केस था ये नील वर्सेस मेरिट वाला, जिसमें क्या कहानी थी कि एक एम नाम का, मतलब ये मेरिट था और एक नील था। मेरिट ने बोला था कि वो अपनी जमीन कितने में देगा, 280 पाउंड में। अब ये जो नील भाई था इसने क्या बोला कि ठीक है मैं खरीद लूंगा, मैं 80 पाउंड तुमको अभी चेक से देता हूँ और बचे हुए 50-50 पाउंड की मैं तुमको मंथली किस्तें देता रहूंगा। अब इतनी होशियारी किसी ने उससे पूछी थी क्या, सीधे सीधे ऑफर दिया था ना कि क्या कर रहे हैं हम, 280 पाउंड में बेच रहे हैं। अब हाँ कर दी और मर्जी से अपने सारी कंडीशन लगा दी कि अभी इतना ले ले बाकी का किस्तों में ले लेना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये क्या इस एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो गई है, कंडीशंस ऐड हो गई है। क्लियर हुआ ये, तो इसलिए इसको क्या बोला, ये एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्लियर है। कौन से 3 पॉइंट देखे एक्सेप्टेंस के, सबसे पहला एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिसको ऑफर दिया गया वो ही एक्सेप्टेंस देगा। दूसरी चीज क्या बोला, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड बोले तो उसमें कोई कंडीशन जुड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर कंडीशन जुड़ गई तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्लियर हुआ। विलियम एंसन जी की बात को हमेशा याद रखना, समझ रहे हो कि अगर सामने वाले ने हाँ कर दी तो फिर अब आप अपनी बातों से पलट नहीं सकते हो। तो कभी भी एक्सेप्टेंस मिली तो ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता, मतलब ऑफर आपका वापस लेने की इच्छा है तो सोच लो, जब तक सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है तब तक ऑफर को वापस लिया जा सकता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना क्योंकि यही बात आगे एक और टॉपिक में काम आएगी, ठीक। चलो आज के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं। आजाद हो तुम अब।